नमस्कार फेस टू फेस को स्वागत मु रश्मिता दास। जून 4 तारिख रे जना पड़िबो काहार हेबो जितापट, केउ दल केते आसन रे विजयी हेबे, केउ मेंटो को मिलिबो केते सीट। एहा पूर्वरु प्रमुख राजनीतिक दल मानक मध्य रे आरंभ होई जाईची ए नै भविष्यवाणी। कांग्रेस और एहार मेंटो दल एथर लोकसभा रे केते आसन पाइबो। 9 रु 90 स्लोगान देइथिबा ओडिशा कांग्रेस को विधानसभा रे गत थर अपेक्षा केतोटी अधिक आसन मिलिबो। निर्वाचन फल आसिबा परे 2029 को नहीं कौन रही एआईसीसी रो स्वतंत्र योजना, यह नहीं आज फेस टू फेस आम सहित अछंती राज्यसभा सांसद, एआईसीसी जोगाजोग विभाग रो इंचार्ज, पूर्वतन केंद्र मंत्री, कांग्रेस रो वरिष्ठ नेता जयराम रमेश। सर आपका फेस टू फेस में स्वागत है न्यूज़ 7 चैनल में। नमस्कार सर पॉलिटिकल सवाल तो हम पूछेंगे ही, लेकिन इससे पहले एक हल्का फुल्का सवाल और नॉन पॉलिटिकल सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी। मैंने सुना कि सर आप भुवनेश्वर में एक बार आए थे, बहुत पहले की बात है, और उस समय आपने ये भी कहा था कि आप रघुनाथ पाणिग्राही जी का जो गीतो गोविंद है आप उसे सुनकर सुबह उठते हैं। मतलब आपका सुबह उठने का समय जो है वो उसी गीत से शुरू होता है। ये हल्का फुल्का सवाल नहीं है, ये बड़ा गंभीर सवाल है। सर ये अभी भी आप सुनते हैं? बिल्कुल, अभी सुबह से कभी हो नहीं पाता है, शाम को सुन लेता हूँ, पर रोज 20, 25, 30 मिनट मुझे सुनना ज़रूरी है। और मेरा सौभाग्य था कि कुछ साल पहले मैं रघुनाथ पाणिग्राही जी से मिला, उनके बेटे से भी मेरी मुलाकात हुई, बब्बू पाणिग्राही, उनसे मुलाकात हुई। ऐसे तो मैं संयोगता जी का भी भक्त था, उनका डांस है, पर रघुनाथ पाणिग्राही साहब का तो बिल्कुल जवाब नहीं। और जो गीत गोविंद के बारे में उन्होंने गाया है, ऐसे तो मैंने गीत गोविंद को लेकर एक किताब भी लिखा है गौतम बुद्ध के बारे में, और गीत गोविंद में उसका जिक्र हुआ है ना कि विष्णु के 10 अवतार थे और 9वां अवतार गौतम बुद्ध थे। तो उसको लेकर मैंने एक किताब लिखा था 3 साल पहले कोविड के समय। तो हाँ बिल्कुल, मेरा पूरा दिन ख़त्म नहीं होता है, तो अधूरा रह जाता है अगर मैं गीत गोविंद ना सुनूं। सर इसका मतलब ये कह सकते हैं कि मानसिक तौर पर भी आप पूरी तरह से उड़ीसा से जुड़े हुए? अरे नहीं, मैं तो देखिए, मैं एक स्टूडेंट हूँ उड़ीसा में, कई बार 40 साल से मैं आ रहा हूँ उड़ीसा के इतिहास। और मैं ऐसे तो मैं बुद्धिस्ट नहीं हूँ, पर गौतम बुद्ध के जीवन के बारे में बहुत दिलचस्पी रही है मेरी छोटे उम्र से ही। और जैसा कि मैंने कहा, लाइट ऑफ एशिया करके मैंने एक किताब लिखा है गौतम बुद्ध के बारे में। एक कविता छपी थी, एक महाकवि छपी थी 1880 में इंग्लैंड में, जो बहुत लोकप्रिय हुआ। उसका नाम था लाइट ऑफ एशिया, गौतम बुद्ध को लेकर। तो उसके बारे में मैंने एक किताब लिखा। तो ऐसे मैं लिखते रहता हूँ। जैसे कैसे हमारे देश में, आधुनिक भारत में अगर आप देखें, हमारे राष्ट्रीय झंडे पर जो धर्म चक्र है वो अशोका चक्र है। हमारा राष्ट्रीय प्रतीक जो है, जो 4 सिंह है, 4 शेर जो हैं, जिसके नीचे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, वो भी अशोकन लायन कैपिटल सारनाथ का है। तो कैसे ये बुद्ध और गौतम बुद्ध के जीवन और गौतम बुद्ध के आदर्श से जुड़े हुए प्रतीक हमारे आधुनिक लोकतंत्र और गणतंत्र के प्रतीक हो गए, उसके बारे में भी मैंने काफ़ी कुछ लिखा है। तो मैं एक स्टूडेंट हूँ और उड़ीसा हिस्ट्री का मैं स्टूडेंट हूँ। उड़ीसा कांग्रेस का स्थिति सर जिस तरह से अभी आप देख रहे हैं, क्या लगता है कि ये जो चुनाव है, इस चुनाव में बीजेपी और बीजेडी जिस तरह से जा रही है, कहीं ना कहीं कांग्रेस धीमी गति से चल रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, यही कहा जा रहा था तेलंगाना के बारे में कि मुकाबला सिर्फ बीआरएस और बीजेपी के बीच में है और कांग्रेस पीछे रह जाएगी तीसरे नंबर पर। आज देखिए, शासन किसकी है, सरकार किसकी है? कांग्रेस की है, और बीआरएस खत्म हो रहा है। तो यहाँ भी यही कहा जा रहा है कि असली मुकाबला बीजेपी और बीजेडी के बीच में है और कांग्रेस नहीं है। मैं कहता हूँ असली मुकाबला तो कांग्रेस का है एक तरफ, और दूसरी तरफ बीजेपी और बीजेडी दोनों मिले हुए हैं, क्योंकि वो एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। उनमें कोई फ़र्क नहीं है बीजेपी और बीजेडी के बीच में। बीजेडी हमेशा बीजेपी का समर्थन कर आ रही है पिछले 10 सालों में पार्लियामेंट में, और यहाँ दिखाया जाता है कि कुछ नकली बॉक्सिंग हो रहा है प्रधानमंत्री के बीच में और मुख्यमंत्री के बीच में। हकीकत ये है कि दोनों मिले हुए हैं। लेकिन सर यहाँ तो पे हाथापाई तक चला जाएगा। असली राजनीतिक मुकाबला यहाँ जो है ना, चुनावी मुकाबला, कांग्रेस बनाम बीजेपी बीजेडी है। तो ये बात सही है
कि 24 साल हो गए हम सत्ता में नहीं हैं, पर चुनौतियां हैं। हमने संगठन को मजबूत किया है, नए चेहरे हम लाए हैं, जनता के सामने रखा है, और हम पूरा विश्वास करते हैं कि जो नाराज़गी ज़मीन पर है महिलाओं में, युवाओं में, श्रमिकों में, वंचित वर्गों में या पिछड़े वर्गों में, आदिवासी, दलित पिछड़े वर्गों में, वो हमको सफलता हासिल होगी और एक बार फिर हम जनता का जनादेश हमें मिलेगा। लेकिन सर अगर देखा जाए तो इस चुनाव को लेकर जब बीजेडी और बीजेपी अपना एक प्रॉपर प्लानिंग तैयार कर चुकी थी, उस समय कांग्रेस की जो प्रत्याशी थे वो आपस में ही लड़ रहे थे। नहीं, देखिए कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है। जो हमारे मतभेद जो होते हैं ना, हमारे अंदर नहीं रहते हैं, वो मीडिया में आ जाती है, और मीडिया हमेशा हेडलाइन और बाइट के पीछे है। आपको तो बीजेपी से नहीं मिलता है, बीजेडी से नहीं मिलता है, क्योंकि वहाँ वो तो तानाशाही संगठन है। वहाँ था एक तंत्र का तोप चलता है। कांग्रेस पार्टी में तो लोकतंत्र की सेनाएं बजती है, सब लोग बोलते रहते हैं। तो ऐसी बात नहीं है, हम एक लोकतांत्रिक पार्टी हैं, अलग अलग विचार के लोग हैं, पर एक आम सहमति बन जाती है। एक आम सहमति की ओर से कुछ समय लगा, पर मैंने सभी को याद दिलाया 2003 में यही हुआ था। हम राजस्थान में बुरी तरीके से हारे, छत्तीसगढ़ बुरी तरीके से हारे, मध्य प्रदेश बुरी तरीके से हारे। इंडिया शाइनिंग था और लोग कहते थे हमारे प्रधानमंत्री भीष्म पितामह हैं अटल बिहारी वाजपेयी, कांग्रेस का क्या हाल होगा, वाजपेयी जी वापस प्रधानमंत्री बनकर लौट आएंगे। पर आप जानते हैं मई 2004 ये जो में लोकतंत्र की बात आप कर रहे हैं, जब पार्टी में इस तरह से इश्यूज रहता है और जब वो बाहर आता है, जैसे कहते हैं ना कि झगड़े जब तक घर के अंदर है तो किसी को नहीं पता चलता, जब बाहर जाता है। ये आप लोग भी प्रयास करते रहते, मीडिया लोग भी प्रयास करते रहते हैं, और ये बात सही है कि हमारे लोग भी थोड़ा लक्ष्मण रेखा पार कर लेते हैं, और जो अंदरूनी मामले हैं, आपस के मतभेद हैं, हम जनता के नाम संदेश के रूप में सबको ब्रॉडकास्ट कर देते हैं। तो सर ये लोगों तक कहीं कोई गलत मैसेज तो नहीं जा रहा? पर लोग जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, अलग अलग विचार हैं, अलग अलग सुर हैं, अलग अलग आवाज़ हैं। जैसा कि मैंने कहा ना, एक तंत्र का तोप कोई नहीं चलाता, कोई तानाशाही नहीं है हमारे पार्टी में। आज देखिए बीजेपी का क्या हाल है, एक व्यक्ति बोलता है। बीजेडी में देखिए क्या हाल है, एक व्यक्ति बोलता है। तानाशाही है ना ये, तो हमारे में तानाशाही नहीं है। सर इसी निर्णय से ही मैं एक और सवाल पूछना चाहूँगी। उड़ीसा में हमने देखा कि इस बार विधानसभा की जो टिकटें दिए गए थे, निर्णय लिया गया, 12 लोगों से फिर टिकट वापस भी ली गई। एक टिकट के लिए 10 लोग प्रत्याशी हैं, एक को मिलेगा, 9 लोग असंतुष्ट देने के बाद बदला जा रहा है, होता रहता है। लोग उड़ीसा में कैसे देख रहे हैं? यहाँ पे तो सर कांग्रेस का तो अभी गढ़ ही हाथ से हट गया। एक समय गढ़ था, एक समय यहाँ तो कांग्रेस के बिना और दबदबा था, पूरा दबदबा बिल्कुल गढ़ था। पर ये गढ़ होना भी मैं समझता हूँ लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं। ये मुकाबला होना चाहिए, प्रतियोगिता होनी चाहिए, कंपटीशन होना चाहिए, अलग अलग विचारधाराएं के बीच में मुकाबला होना चाहिए, लोगों के सामने एक विकल्प होना चाहिए। एक तंत्र का तोप कभी नहीं चलना चाहिए, कांग्रेस का हो या बीजेपी का हो, वो अलग बात है। पर मैं कह रहा हूँ कि ये गढ़ का कॉन्सेप्ट जो है ना, ये गढ़ का विचार, मैं इससे थोड़ा अलग, विचार अलग है। लेकिन सर लोग तो पार्टी के साथ साथ उम्मीदवार को भी देखते हैं। अब उम्मीदवार अगर शिष्टाचार नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं तो ये प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। उम्मीदवार होते हैं, पर आज भी मैं कहता हूँ लोग ज़्यादातर पार्टी को वोट देते हैं। उम्मीदवार महत्व रखते हैं, मैं उससे नहीं हट रहा हूँ। उम्मीदवार अपने जगह में महत्व रखते हैं। कभी कभी ऐसा होता है लोग उम्मीदवार को ही वोट देते हैं, उम्मीदवार को देकर। पर ज़्यादातर हमारा सिस्टम पार्लियामेंट्री सिस्टम है, संसदीय प्रणाली है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, जो पार्टी केंद्रित सिस्टम है। ये व्यक्ति केंद्रित सिस्टम नहीं है, पार्टी केंद्रित। तो सर यहाँ पे व्यक्ति केंद्रित क्यों आ जाते हैं, फिर हाथापाई क्यों हो जाता है? बन गया है ना हमारे। आपने सुना होगा पूरी में जो अभी सिचुएशन हुआ, जिस उम्मीदवार का टिकट कटा हमारे और देखिए जिसको मिला। प्रधानमंत्री तो इन्होंने बिल्कुल बना दिया है व्यक्ति केंद्रित। यहाँ भी उड़ीसा में भी बन गया है व्यक्ति केंद्रित। हम इससे हटना चाहते हैं। मैं जेन्युइनली मैं बोलता हूँ, ईमानदारी से कहता हूँ कि हमारे लोकतंत्र के लिए ये व्यक्ति केंद्रित होना बहुत खतरनाक है। एक व्यक्ति को सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी मानना ये लोकतंत्र के खिलाफ है। लेकिन सर कांग्रेस दल को लेकर तो यही कहते हैं कि यहाँ पे तो व्यक्तित्व है, यहाँ पे तो परिवारवाद को ही फोकस दिया जाता है। एक ही व्यक्ति है जो कि बहुत पावरफुल है, बाकी सब उनसे जुड़े। बिल्कुल, ये बिल्कुल गलत है। मैं आपको कह दूं, मैं इस सिस्टम में 40 साल में काम कर चुका हूँ जी। मैं अंदर की बात आपको कह रहा हूँ। इसमें कोई एक व्यक्ति की राय नहीं चलती, एक सामूहिक
निर्णय लिया जाता है, एक आम सहमति बनाई जाती है। देखिए हमारे सिस्टम में सर्वसम्मति करना बड़ा मुश्किल है, पर सर्वसम्मति और आम सहमति में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हम आम सहमति के आधार पर निर्णय लिया जाता है, विचार विमर्श होता है, अलग अलग बातचीत होती है, इनसे बात किया जाता है। कभी कभी मैं फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ कि इतना समय क्यों लिया जाता है निर्णय लेने में, पर जब मैं समझ जाता हूँ कि क्योंकि सबको साथ लेकर चलना कांग्रेस का सिस्टम रहा है, ये कांग्रेस का रीति रिवाज रहा है, तो ये सिस्टम भी ऐसे, इसके बहुत सारे फायदे हैं। सर सिस्टम की बात आप कह रहे हैं, सबको साथ लेकर जाने का कांग्रेस का विचार रहा है, लेकिन इसी विचार को अगर देखा जाए, उड़ीसा की बात कर रही हूँ मैं, अलग स्टेट की बात नहीं कर रही, यहाँ पे सर जब भी कोई पीसीसी बनता है तो पहले उनकी टांग खींचने के लिए लोग पहुंच जाते हैं, कुछ महीने के बाद वो जाके सवाल उठाने वो वास्तविक है। ये सिर्फ उड़ीसा में नहीं होता है, सब जगह होता है, ये सब जगह होता है, और सिर्फ कांग्रेस में नहीं हो रहा है। ये बीमारी अभी बीजेपी में भी है, मैं आपको बता दूं, लेकिन बाहर नहीं आती, ये बाहर नहीं आती, अभी नहीं आती है बाहर, पर कभी कभी बाहर आ जाता है। गुजरात में आ गया ना, बाहर आ गया। अभी राजस्थान में क्या हो रहा है देखिए, राजस्थान में टांग नहीं खींचा जा रहा है बीजेपी नेताओं का, आप बताइए। छत्तीसगढ़ में नहीं खींचा जा रहा है। तो ये सब कांग्रेस को निशाना बनाया जाता है। और ये आज खास तौर से 10 साल से मोदी सरकार और प्रधानमंत्री ने इतना समय बिताया है, इतना पैसा खर्च किया है कांग्रेस और कांग्रेस नेताओं को बदनाम करने में। काश वही समय और वही पैसा वो विकास में खर्च करते, ये देश की हालत नहीं बनती। किसान, युवा, पिछड़े वर्ग, महिला, श्रमिक इस स्थिति में नहीं होते। पर सारा हज़ारों करोड़ रुपया खर्च किया गया है राहुल गांधी को बदनाम करने में, टीवी में छवि बदनाम करने में। ये सब आप समझते हैं कि मीडिया ने अपने आप किया है, मीडिया को कहा जाता है। प्रधानमंत्री रोज हर एक चैनल को इंटरव्यू देते रहते हैं, आपको भी मिल गया होगा आप पूछेंगे तो। पर कैसे इंटरव्यू होता है, सारा स्क्रिप्ट लिखा जाता है, आप जाते हैं, एक फोटो अपॉर्चुनिटी होता है। तो राहुल जी भी इंटरव्यू दे सकते हैं, वो भी बोल सकते हैं। दिया नहीं ना, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, आप बताइए। सर उनकी बातों को भी रखा गया है। राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा के समय 13 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समय 6 प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। प्रधानमंत्री 10 साल हो गए हैं और उसके पहले 13 साल मुख्यमंत्री थे, एक बार प्रेस वार्ता नहीं हो पाई है, एक बार। ऐसे आप मुझे पता नहीं है आप क्या सवाल पूछ रही हैं, मैं आपका वीडियो फुटेज नहीं मांगूंगा ताकि जो मेरे लिए अच्छा नहीं है मैं उसको काट दूं और जो मुझे अच्छा दिखाता है उसी रिकॉर्ड। ये सब नहीं, मैं नहीं करूंगा, राहुल जी भी नहीं करेंगे, कोई कांग्रेस नेता नहीं करेगा। प्रधानमंत्री के इंटरव्यू आप देखिए, सारे चैनल में जो इंटरव्यू दिया जा रहा है वो प्रधानमंत्री के घर में शूट हो रहा है, उनके कैमरा में शूट हो रहा है, उनके स्क्रिप्ट के आधार पर सवाल वही पूछते हैं, जवाब वही देते हैं, लिखा जाता है और कहा जाता है ये प्रधानमंत्री का इंटरव्यू। सर लेकिन इस चुनाव में अगर देखा जाए तो कांग्रेस अपने आप को किस स्थिति में देख रही है? पहले चरण के बाद ही मैंने कहा था 19 अप्रैल के बाद कि दक्षिण भारत में बीजेपी साफ, उत्तर भारत में बीजेपी हाफ। दूसरे चरण के बाद और भी साबित हो गया कि दक्षिण में साफ, उत्तर भारत, पश्चिम भारत और पूर्वी भारत में हाफ। मैं क्यों कह रहा हूँ? कर्नाटक, तेलंगाना, राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, असम, यहाँ जो हमारा सफाया हुआ था 2019 में, इस बार आप देखिए हमारा प्रदर्शन कैसे मजबूत होगा। और इसी के आधार पर मैं कह रहा हूँ 4 तारीख को आप जो कुछ ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल, ये सब तो कराया जाता है, हम जानते हैं इसके पीछे कौन है, पर 4 तारीख को जब असली नतीजे निकलेंगे 2004 का इतिहास फिर से दोहराया जाएगा। कांग्रेस और कांग्रेस के साथी दलों को, घटक दलों को, इंडिया जनबंधन के पार्टियों को स्पष्ट और निर्णायक जनादेश मिलेगा। अगर उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में आप कैसे देख रहे हैं स्थिति कांग्रेस की? हमारी तो बेहतर होगी बिल्कुल। 2019 की तुलना में आप उड़ीसा की बात कर रहे हैं, लोकसभा की बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल। महाराष्ट्र में भूल गया जोड़ने को, उड़ीसा में भी जोड़ूंगा इसमें। 2019 की तुलना में अगर हमारा प्रदर्शन इतना बहुत बुरा था 2019 में, और कई कारण थे, 2019 का माहौल भी अलग था, वो माहौल ही अलग, एक राजनीतिक माहौल बनाया गया। तो इस बार वो माहौल नहीं है, कोई लहर नहीं है, कोई लहर नहीं है। सिर्फ चुपचाप तरीके से लोग अपना मन बना लिया है,
जो मैंने देखा है, क्या मन बना लिया, किसे वोट देंगे लोग, आप कह रहे हैं? मैंने देखा है ना, मैं ऐसी जगहों में गया हूँ जहाँ 2019 में बिल्कुल हमारा सफाया हो गया था। मैं दक्षिण में कर्नाटक, तेलंगाना की बात कर, महाराष्ट्र की बात कर, राजस्थान की बात कर रहा हूँ। उड़ीसा में मैं 4-5 दिन था जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समय सुंदरगढ़, रूरकेला, झारसुगुड़ा, कई पश्चिम उड़ीसा के इलाकों में जहाँ हमको लोग आने की मुश्किल हुआ करता था, हमारे भीड़ नहीं आया करती थी, लोग अपने आप आए, राहुल जी का स्वागत किया, भरपूर स्वागत किया। सर लोगों ने उस हमें समय पूरा भरपूर आश्चर्य स्वागत हुआ। किया, आप कह रहे हो उसमें बहुत भीड़ भी थी, आपको लगा कि परिवर्तन भी शायद लोगों के मन में आ रहा होगा। लेकिन जब ये चुनाव में जब उम्मीदवार खड़े किए गए, कहीं ना कहीं ये फिर से कांग्रेस के जो उम्मीदवार के ऊपर प्रश्न उठा दिया, इसलिए कि शायद एक उम्मीदवार को टिकट देते हैं, दूसरे को निकाल देते हैं, फिर बीजेपी उनके में बीच नहीं हुआ में है क्या? बीजेपी में नहीं हुआ? सर उड़ीसा में तो ज्यादा देखने को आसनसोल में मिला क्या है। हुआ बताइए? आसनसोल में क्या हुआ? किसको टिकट दिया और किसको टिकट वापस लेना पड़ा, आप बताइए। ये जब बीजेपी में होता है ये खबर नहीं बनती है, जब कांग्रेस में होता है ना ये खबर बन जाती है। तो यहाँ पे सर पूरी के जो लोकसभा कैंडिडेट मैं थे आप- उन्होंने तो मैं- पूरा टिकट ही मैं- वापस कर मैं दिया। आपको गुजरात के बारे में कहूँ, बड़े बड़े नेताओं के खिलाफ जो बीजेपी में प्रदर्शन हुआ है, आंदोलन हुआ उनके खिलाफ, पुरुषोत्तम रूपाला, बीजेपी के नेता खुद कह रहे हैं ये कैंडिडेट नहीं होना चाहिए। ये कैंडिडेट घोषित हुए हैं, चुनाव भी हो चुका है, वो अलग बात है, पर जब चुनाव प्रचार चल रहा था, कर्नाटक में देखिए, कर्नाटक में 2 मुख्यमंत्री बीजेपी के छोड़कर कांग्रेस आए हैं, उसका तो कोई जिक्र नहीं होता है मीडिया में, चैनल में कोई पूछता नहीं है बीजेपी से। अगर कांग्रेस से 2 छोटे मोटे नेता या प्रवक्ता निकल जाते हैं, कांग्रेस लीडर छोड़कर चले गए, कांग्रेस का बर्बाद हो, ये सब आप हेडलाइन किसके इशारे पर देते हैं बताइए? मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, नहीं सर, जो न्यूज़ रहता है जी, व्यक्तिगत आपकी बात, जब मैं आप कह रहा हूँ, मैं आप मीडिया के बारे में कह रहा हूँ, आपके बारे में नहीं कह रहा हूँ, पर मीडिया के बारे में कह रहा हूँ मैं। आप मुझे जवाब दीजिए ना। सर जहाँ से जब जो छोड़ के जाते हैं उसका भी कवरेज होता है, जब कांग्रेस से भी लोग निकलते हैं तब भी कवरेज किया जाता है। जाते हैं पार्टी से व्यक्तिगत कारण के लिए, अपने ही स्वार्थ के लिए, बड़ा न्यूज़ बन जाता है। 2 मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री बीजेपी छोड़कर कांग्रेस आते हैं, वो समाचार नहीं बनता, वो न्यूज़ नहीं बनता, हेडलाइन नहीं बनता। लेकिन यही चीज़ अगर देखा जाए कांग्रेस में जिस तरह से ज़्यादा बढ़ रहा है, लोगों में कहीं कोई गलत मैसेज तो नहीं जा रहा कांग्रेस को? नहीं, हमें अनुशासन की ज़रूरत है, ये लक्ष्मण रेखा है, जब तक बोलो, क्या बोलो, कब बोलो, हमें कई लोगों को सीखना है। और ये बात ये भी मैं कहूँगा कि बहुत सारे लोग हैं कांग्रेस पार्टी में जिनको बहुत कुछ मिला है और उसके बावजूद लोग और भी चाहते हैं, तो हमको कुछ सीमाओं का सम्मान और आदर करना चाहिए। पार्टी की सीमाओं, पार्टी सर्वोपरि होती है। जब पार्टी जीतती है हम जीतते हैं, जब पार्टी हारती है हम हारते हैं, ये भावना हमारे मन में होनी चाहिए। तो सर ये भावना लोगों के अंदर नहीं है? आपसे सहमत हूँ, मैं आपसे सहमत हूँ, हमेशा ये भावना सभी लोगों में नहीं है, ज़्यादातर लोगों में है, युवा पीढ़ी में, सब लोग जानते हैं, पर कुछ ऐसे लोग हैं हमारे पार्टी में जो हेडलाइन के चक्कर में चले जाते हैं, कुछ भी बोल लेते हैं और पार्टी को बड़ी संकट में डाल देते हैं। सर सिर्फ लोग ही जाते हैं या ऊपर से भी वैसा कुछ आता है? क्योंकि मैं ये सवाल इसलिए बार बार कर रही हूँ, ऊपर से माने सर डिसीजन तो वहीं से लिया जाता है ना, किसे दिया जाएगा, किसे नहीं दिया जाएगा, किसे हटाया जाएगा, कौन ज्वाइन करेगा, कौन एक प्रणाली होती है। आप टिकट की बात कर रहे हैं ना, तो एक डिस्ट्रिक्ट से आता है, डीसीसी में बहस होती है, पीसीसी में आता है, पीसीसी में बहस होता है, एक सिस्टम है, सीईसी जाता है, सीईसी में एक बड़ा सिस्टम है। कभी कभी मुझे लगता है यार ये सिस्टम को और थोड़ा फास्ट ट्रैक एक्सेलरेटर डालो, पर ये सिस्टम है, ये हमारा एक सिस्टम रहा है 30-40। लेकिन सर अभी सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आ गया कह सकते? नहीं, मैं प्रॉब्लम नहीं कहूँगा, पर ये एक सिस्टम है और ऊपर से कोई थोपता नहीं है, कोई हेलीकॉप्टर से नहीं आता है। 1-2 बार हो सकता है, 1-2 बार हो सकता है, कोई फिल्म एक्टर आया, कोई फिल्म एक्ट्रेस आई, वो हेलीकॉप्टर में आ जाता है और वो लड़ जाते हैं, पर हम 99% ज़मीन से ये नाम आते हैं, ज़िला से नाम आता है, पीसीसी प्रदेश कांग्रेस कमेटी से नाम आता है, सीईसी में बहस होती है, एक आम सहमति बनकर एक निर्णय लिया जाता है। बड़ा खुला सिस्टम है, कोई छिपा नहीं है, जो आप देखते हैं वही है, असलियत वही है। अच्छा, वो सबके सामने भी आता ही है। आ जाता, बिल्कुल। सर इस बार उड़ीसा के कुछ उम्मीदवारों ने आना नहीं चाहिए,
ये बात भी सही है, कभी कभी आना भी नहीं चाहिए। कुछ बातें पार्टी संगठन के मंचों के तक ही सीमित रहना चाहिए। सर संगठन की बात तो हम देख रहे हैं, प्रभारी से भी हम लोगों ने काफ़ी बार पूछा भी है, लेकिन सर यहाँ के जो इश्यूज़ हैं ये तो पता ही है, तो ये इश्यूज़ को लेकर फिर लोगों तक क्यों नहीं पहुँच पाती है कांग्रेस, उड़ीसा के लोगों तक क्यों नहीं जा पा रही है, कहाँ समस्या कहाँ रह रही है? समस्या ये है कि एक तो हम सत्ता से बाहर रहे हैं, 24 साल हम सत्ता में नहीं रहे हैं, और हमारी में भी कुछ कमी है। हम लोग इतने आक्रामक ढंग से हम सत्ता के पार्टी रहे हैं, हम कभी विपक्ष की पार्टी नहीं रहे हैं। अचानक हम विपक्ष की पार्टी बन गए। विपक्ष में हमें क्या करना है? सत्ता चलाना तो आता है, सरकार चलाना आता है, पर विपक्ष में कैसे हमें आंदोलन लगाना है, सड़कों पर जाना है, जनता के बीच में जाना है, कैसे मुद्दे उठाना है, कैसी आलोचना करनी है, वो हम सीख रहे हैं। 20 साल लगा है हमें सीखने में। हम तो 10 साल लगे हैं। भारत जोड़ो यात्रा क्यों निकाला गया? एक मौका था जनता के बीच में जाने का। भारत जोड़ो न्याय यात्रा क्यों निकाला गया? जनसंपर्क के लिए एक और मौका था। तो हम भी सीख रहे हैं। एक बात यह है कि 40-45 साल हम हुकूमत की पार्टी बन गए, पर हम स्ट्रीट की पार्टी नहीं रहे, सड़क की पार्टी नहीं रहे। तो अभी हम वो नया सिस्टम हम स्थापित कर रहे हैं। संगठन को भी सीखना है कि विपक्ष की राजनीति अलग होती है, सरकार चलाने की राजनीति अलग होती है। सर वैसे तो और एक दो सवाल है आपसे पूछने के लिए, लेकिन आप नेशनल की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे आपने अपना स्थिति बताया कि कांग्रेस किस तरह से, लेकिन यहाँ पे एक स्लोगन है उड़ीसा के लिए, वो है कि 9 से 90। क्या आपको लगता है सही तौर पे कि 9 से 90 कांग्रेस यहाँ पे पहुँच सकती है? नहीं, मैं ज्योतिषी नहीं हूँ, मैं कोई आंकड़े के खेल में नहीं जाऊँगा, पर मैं आपको कहूँगा कि राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया गठबंधन को, जिसका नेतृत्व कांग्रेस पार्टी कर रहा है, स्पष्ट और निर्णायक जनादेश मिलेगा। एक उड़ीसा के संदर्भ में जो हमारी प्रदर्शन 2019 में था, 2024 में उससे और बेहतर होगा। लोकसभा में और असेंबली में, जैसा कि मैंने कहा, हम पूरी ताकत से, पूरी मजबूती से लड़ रहे हैं। हमारा मुकाबला इस गठबंधन के खिलाफ है। बीजेपी बीजेडी गठबंधन दिखाती है कि हम अलग पार्टियां हैं, पर वास्तविकता ये है कि वो एक ही सिक्के के दो पहलू। लेकिन सर वहाँ पे तो अभी एक दूसरे को पूरा करारा जवाब दिया जा रहा है हर जगह। ये सब दिखावा है, ये सब नकली बॉक्सिंग है। यहाँ प्रधानमंत्री आते हैं, मुख्यमंत्री की आलोचना करते हैं, मुख्यमंत्री कुछ वीडियो निकालते हैं, ये सब दिखावा है। हम लोग सब जानते हैं। मैं देख रहा हूँ 10 साल हुए हैं, किसान विरोधी कानून लाए गए, बीजेडी ने उसका विरोध नहीं किया। आदिवासी विरोधी कानून लाए गए, बीजेडी ने विरोध नहीं किया। उड़िया भाषा को लेकर मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। उड़िया भाषा को क्लासिकल इंडियन भाषा का दर्जा मनमोहन सिंह जी ने फरवरी 20, 2014 को दिया। हमारे देश में 6 भाषाएं हैं जो क्लासिकल इंडियन लैंग्वेज कहलाते हैं: संस्कृत, तमिल, कन्नड़ा, तेलुगु, मलयालम और उड़िया। 20 मार्च 2020 को मैंने राज्यसभा में मैंने भाषण दिया और मैंने कहा, मैंने खुलासा किया सरकारी आंकड़ों के आधार पर कि संस्कृत पर मोदी सरकार ने 650 करोड़ रुपया खर्च किया है और उड़िया पर 0। ये मैंने खुलासा किया। मुझे खुशी है कि 2 दिन पहले नवीन बाबू का एक वीडियो निकाला गया जो उन्होंने प्रधानमंत्री को जवाब में उन्होंने कहा कि आपने उड़िया पर कोई खर्च नहीं किया। ये तो मेरे आंकड़े थे और बीजेडी वाले चुप थे। तो ये कांग्रेस का सवाल था, आपका सवाल मैं उठा रहा हूँ। ये सब बीजेडी वाले को उठाना चाहिए ना। सर लास्ट क्वेश्चन आपसे, 2024 के लिए तो आप कह रहे हैं कि आपका जो INDA वो तैयार है। उड़ीसा में आपने कहा कि स्थिति पहले से बेहतर रहेगी, लेकिन ये स्थिति 2029 तक आपको नहीं लगता कि कांग्रेस को और अच्छा प्लानिंग करने की जरूरत है, नेशनल लेवल और स्टेट लेवल बोथ? हम 2024 के चुनाव लड़ रहे हैं और 2000 जो अगला चुनाव होगा उसके लिए भी हमें तैयारी अभी से करनी होगी, 5 साल पहले ही करनी होगी। पर पहले हमें 2024 के चुनाव से हम निपटे हैं। पहले इसे लड़ें, इसको ठीक तरह से हम सही तरीके से हम इसको लड़ें, प्रचार करें और हमारा राष्ट्रीय स्तर पर तो जनादेश ज़रूर मिलेगा।
पर मैं क्या, आप जो सवाल कह रहे हैं कि अगले चुनाव के लिए, विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव, कुछ भी चुनाव के लिए हमें आज से ही प्लानिंग करना ज़रूरी है, ये बात बिल्कुल सहमत हूँ। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ आलोचना करने के लिए। एवं जमती कहूले कि देश एवं राज्य में कांग्रेस स्थिति जो भाया रही आगू यही निर्वाचन में कांग्रेस स्थिति बहुत भल रहा, जहाँ वरिष्ठ कांग्रेस नेता जयराम रमेश कहते।